Hello plus one class, welcome again to A to Z classes. So today we will discuss about the position vector and the displacement vectors. तो चलिए शुरू करते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. सो फर्स्ट वी हैव इज द पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? इट इज द वेक्टर दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मेज़र करते हैं एक ओरिजिन से, एक रेफरेंस पॉइंट से, राइट. तो ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. जैसे सपोज करिए हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, and this point of intersection is called origin. और एक ऑब्जेक्ट है that is moving in xy plane. Suppose at any instant of time the object is at point P. Right? एक ऑब्जेक्ट xy plane में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P के ऊपर है. तो पॉइंट P की जो पोजीशन होगी ओरिजिन से, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट P एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन हैविंग एरो हेड, यानी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. द वेक्टर that gives the position of a given vector is called position vector, right? तो यहाँ पर OP हमारे पास क्या आ रहा है? पोजीशन वेक्टर. सपोज करिए दिस इज R. OP की जो लेंथ है वो R है, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल टू R इज द पोजीशन वेक्टर. तो हमने जो किया उसको लिख लेते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट is moving in xy plane. Right? Then let P be the position of object at any instant of time. At any instant of time, right? Then OP, vector OP is equal to vector R is the position vector of the object. Position vector of the object at point P. क्लियर. अगर हम इसी पॉइंट P को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेते हैं, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x एंड y एक्सिस आर x एंड y, तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? इफ इट इज इन टर्म ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं. उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलोंग x एक्सिस सपोज वी हैव द यूनिट वेक्टर i कैप, अलोंग y एक्सिस वी हैव यूनिट वेक्टर j कैप. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देन हम कैसे लिखेंगे इसको? हम OP को लिख सकते हैं. OP इज इक्वल टू x अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर इज i कैप प्लस y, और y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज j कैप. दैट इज द पोजीशन वेक्टर. सो OP रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर. तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर? तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और सेकेंड it tells the direction of the position of the object. So there are two things that are concluded here. First thing is, first we have, it tells position vector tells the straight line distance of object with respect to origin, and second thing, it tells the direction of the position of object, position of the object. Clear? So the vector that represent the position of the given vector or the object is called position vectors. और इसको हम OP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओरिजिन से लेके उस ऑब्जेक्ट तक की पोजीशन को मेजर करने वाला या स्पेसिफाई करने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इफ डिस्टेंस इज r, तो इसको हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू r, राइट। और अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें x एंड y, देन इक्वेशन हो जाएगी पोजीशन वेक्टर की OP इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन एक्स वाई प्लेन, राइट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट? सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस। इट इज अ वेक्टर दैट टेल्स बाय हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर अपनी पोजीशन और डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो सपोज करिए वी हैव अगेन एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एंड वाई प्लेन एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा P पॉइंट पर है, इट इज एट पॉइंट P एंड OP इज इट्स पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर है OP, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय R1, राइट। एट अनदर इंस्टेंट ऑफ टाइम और आफ्टर सम टाइम सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट Q, ऑब्जेक्ट Q पर आ गया हमारा किसी टाइम पर। अब ऑब्जेक्ट P पोजीशन पर था, कुछ देर के बाद ये Q पोजीशन पर आ गया जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, राइट। तो P से Q तक इस इंटरवल के दौरान यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। सो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर, राइट। यहां पर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो P है और इसकी फाइनल पोजीशन है Q। तो इस पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करेगा, जो वेक्टर इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, राइट। अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर को हम कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ओरिजिन से। OP इज द पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर OP है, दैट इज R1, और फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर OQ है जिसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और P और Q के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? हियर इसको लिख लेते हैं, लेट
an object moving in xy plane clear. Suppose at any instant the object is at point P having position वेक्टर r1, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास r1 है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इट इज एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर r1, राइट. एंड ऑब्जेक्ट reaches point Q after some time. Having position vector r2, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास r2 है, राइट. दैट इज, इसमें हमने क्या करा, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP इज इक्वल टू r1 एंड पोजीशन वेक्टर OQ इज रिप्रेजेंटेड बाय r2, राइट. देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैंने अभी आपको बताया PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, PQ. और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, राइट. तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर OQ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर OP, और यू कैन राइट इट एज R2 minus R1. That is the displacement vector. PQ is the displacement vector and it is represented by R2 minus R1. Clear? Final position minus initial position. इसी केस को हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, if it is in terms of Cartesian coordinates. अगर ये Cartesian coordinates की फॉर्म में हो, that means if position of object at point P having coordinate x and y and position coordinates of object at point Q are x dash y dash and I cap and j cap are the unit vectors along x and y axis. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड्स रहेगा हमारे पास. लेट एक्स वाई बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and x dash y dash be the position coordinates of point Q, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, देन PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल पोजीशन. तो हम OQ को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन हमें पता है OQ माइनस OP, राइट.
और यू कैन राइट इट एज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस ओपी के लिए पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसको अगर हम समराइज कर लें और सॉल्व कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। So this is another formula for the displacement vector, right? तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले जनरेट कर लिए, one is this one and another one is this one। इसको हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं या फिर x डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Clear? So that is we have the displacement vector। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर किसी वेक्टर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर होगा? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर रिजल्ट इनटू अ न्यू वेक्टर एन ए हुज मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द given vector and the direction is either same or opposite to that of vector A accordingly as the n is positive or the negative, right? तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और उसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो n इंटू ए हो जाएगा। इट इज लाइक दिस, दैट इज, इसको हम कर सकते हैं if n is the real number and it is multiplied by vector A, or you can say a vector is multiplied by a real number n, then it is n a, इसका जो रिजल्ट होगा वो n into a होगा। इट इज लाइक दिस, राइट? अगर हमारे पास n पॉजिटिव है, if n is पॉजिटिव तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, राइट? और अगर n नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी, गिवन वेक्टर से अपोजिट, राइट? ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस n a, देन इट कम्स आउट टू बी माइनस n इंटू वेक्टर a। क्लियर? तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर a। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है a एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई सपोज एनी रियल नंबर 2, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, राइट? यानी इट विल बिकम लाइक दिस। ये लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और एरो जो है वो डायरेक्शन को। तो ये वेक्टर कंबाइन हो गया, हमारे पास आ गया 2a, जिसमें मैग्नीट्यूड इसका डबल हो गया 2 into a। क्लियर? इन केस हमारे पास वेक्टर है a एंड it is multiplied by the real number -2। क्लियर? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डबल हो रहा है लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी, राइट? इट इज -2a। वेक्टर्स के अंदर याद रखना है नेगेटिव साइन मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर? नेगेटिव साइन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, राइट? तो अगर हमारे पास नंबर इज पॉजिटिव, रियल नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स और जो रिजल्टेंट वेक्टर्स होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी।
और मैग्नीट्यूड उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा उतने नंबर में जितना कि रियल नंबर है। और अगर इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव रियल नंबर्स देन उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इट इज इन दिस डायरेक्शंस। क्लियर, डायरेक्शंस को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, multiplication of a vector by a scalar. If any vector is multiplied by a scalar number, तो क्या होगा, when a vector A is multiplied by a scalar S, then it result into a new vector S A whose magnitude is S times the magnitude of the vector A and it act along the direction of A. Right? इसमें अगर स्केलर नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो S टाइम स्केलर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर ए की होगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एस वेक्टर ए को अगर मल्टीप्लाई किया जहां पर एस इज अ स्केलर तो ये हो जाएगा हमारे पास एस ए, और जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। राइट, इस वेक्टर की यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास गिवन वेक्टर की होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर वेक्टर ए is like this into S, then it is SA और डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। हाँ, इसमें यूनिट्स में भी डिफरेंट, रिजल्टेंट वेक्टर की यूनिट जो होगी वो गिवन वेक्टर की यूनिट से डिफरेंट होगी। राइट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको लिख सकते हैं हम, द यूनिट ऑफ एस ए may be different from the unit of vector A. क्लियर, जैसे मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इज 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड वेक्टर एस सॉरी स्केलर टर्म एस की वैल्यू हमारे पास इट्स 20 सेकेंड्स। राइट, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस ए हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू 20 सेकेंड ड्यू ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन सेकेंड ड्यू ईस्ट। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट चेंज हो गई है। वेक्टर ए की जो यूनिट थी वो दैट इज न्यूटन, लेकिन यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट की यूनिट आ रही है दैट इज न्यूटन सेकेंड। क्लियर, सो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एस टाइम बढ़ जाएगा, यानी जितना स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम में वो उसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर का बढ़ जाएगा, और डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो गिवन वेक्टर की होगी, यानी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एस ए की होगी। लेकिन हाँ, इसमें जो यूनिट्स है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर हमारे पास वेक्टर ए की यूनिट कुछ और है तो मल्टीप्लिकेशन करने से वो यूनिट चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में वेक्टर ए की यूनिट अगर न्यूटन है तो मल्टीप्लाई करने पर ये यूनिट न्यूटन सेकेंड में चेंज हो गई। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। थैंक यू।